चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सब पढ़ा था उसको मैं आपको फटाफट बता देता हूँ क्विकली। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे और मतलब इससे दो स्पेशल ट्रांजेक्शन का भी हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अभी जितने भी स्पेशल ट्रांजेक्शन है वो मैं एक साथ आपको कवर करा रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहला चर्चा किए थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज होता है वो एक्सपेंसेज जिसका पेमेंट नहीं हुआ है लेकिन खर्चा बुक हो गया है। यानी कि मान के चलो कि एग्जाम्पल, हमने हमारा स्टाफ जो है काम कर लिया लेकिन उसका सैलरी का पेमेंट हम नहीं किए हैं, तो खर्चा तो हो गया है लेकिन पेमेंट अभी नहीं किया, हम फ्यूचर में करेंगे, तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज बन जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? हमारे लिए लायबिलिटीज बन जाता है। जैसे कि मान के चलो हमने मकान में मतलब जिस मकान में हम अपना बिजनेस कर रहे हैं वो महीना कंप्लीट हो गया लेकिन उस महीना का किराया नहीं दिए। मैंने मकान मालिक को ये बोला कि इस साल नहीं अगले साल हम हमको पूरा किराया दे देंगे। हम किसी वजह से वो भी मेरे पे बिलीव किया और मैंने उसको किराया नहीं चुकाया, तो खर्चा तो हो गया, तो उस खर्चे को डेबिट करेंगे। कंसर्न एक्सपेंसेस को, यानी कि चाहे वो रेंट हो, चाहे सैलरी हो, या चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, उस खर्चे को डेबिट करेंगे और उससे कंसर्न आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रिएट करेंगे। यानी कि एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। ये क्या होता है? ये लायबिलिटीज होता है। ये क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? लायबिलिटीज होता है, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में जाता है। क्लियर है? चलो अगला देखो, अगला क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, या उसी को अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस को ही अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस बोला जाता है। ये कौन सा खर्चा होता है? ये एक्सपेंसेस का पेमेंट हम एडवांस में कर दिए, एक्सपेंसेस का पेमेंट हम एडवांस में कर दिए लेकिन वो एक्सपेंसेस अभी तक बुक नहीं किए। यानी कि मान के चलो हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हम रेंट एक साल का रेंट हम एडवांस में शुरू में ही दे दिए कि हाँ ये रेंट रखो, तो वो हमारा खर्चा तो नहीं है, लेकिन खर्चा वो हमारा नहीं है लेकिन हम पहले ही दे दिए। तो जब हम कैश पेमेंट करने के लिए गए तो हम इन जो भी खर्चा होगा उस खर्चे को डेबिट करेंगे और कैश और बैंक को क्रेडिट करेंगे जब हम पेमेंट एक्चुअल में कर रहे हैं। और जब बुक्स क्लोज कर रहे हैं तो हम देखें कि वो खर्चा तो अभी तक हुआ ही नहीं है, तो जितना से वो खर्चा नहीं हुआ है उतना से वो खर्चा को हम ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, रिवर्स करेंगे, और उतना से हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को बुक करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे व्यापार के लिए एसेट होता है। हमारे व्यापार के लिए क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होता है, क्योंकि हम खर्चा करने से पहले पेमेंट कर दिए। मान के चलो किसी वजह से हमने रेंट का एडवांस में पेमेंट कर दिया और हमको उस मकान में रेंट में नहीं रहना है, तो वो मकान मालिक हमें पैसा वापस कर देगा, कुछ काट के, कमीशन काट के पैसा वापस कर देगा। तो जिससे हमें पैसा लेना और मिलना रहता है भविष्य में, उसे हम एसेट बोलते हैं। इसीलिए हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को एसेट बोलेंगे। हमेशा ये ब्लड में रखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? एसेट होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम को हम उपार्जित आय बोलते हैं। अक्रूड इनकम को उपार्जित आय या अर्जित आय बोलते हैं। मतलब इनकम कमा लिए हैं लेकिन पैसा प्राप्त नहीं हुआ। इनकम कमा लिए हैं बट पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि मान के चलो हमने बैंक में इन्वेस्ट किया था, महीना पूरा हो गया, 3 महीना पूरा हो गया, हमारा इंटरेस्ट अक्रू हो गया है लेकिन पैसा अभी तक बैंक नहीं दिया है, तो उससे क्या होगा? हमारा इनकम तो बढ़ जाएगा लेकिन उसके साथ साथ एसेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आज पैसा नहीं दिया, कमा तो लिए, आज पैसा नहीं दिया तो कल तो पैसा देगा ना। उतना से अक्रूड इनकम को हम डेबिट कर देंगे और अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। चलो आगे, अनअर्न इनकम। अर्न इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि पैसा हमको पहले मिल गया लेकिन अभी तक कमाए नहीं है। मान के चलो हम आप लोग को ट्यूशन फीस आपसे चार्ज करते हैं लेकिन आप मान के चलो पूरे साल भर का ट्यूशन फी पहले ही दे दिए, तो इससे इसका मतलब क्या है कि हम आपको ट्यूशन पढ़ाए नहीं, सर्विस नहीं दिए लेकिन पैसा पहले मिल गया। ये हमारे लिए लायबिलिटीज होता है। जिस तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज होता है, खर्चा कर लिए लेकिन पेमेंट नहीं किए, और दूसरी तरफ क्या हुआ? पेमेंट पहले ले लेकिन सर्विस हम नहीं दिए, वो हमारे लिए अनअक्रूड इनकम जो कि लायबिलिटीज होता है। तो जब पैसा मिलता है तो कैश या बैंक को डेबिट करते हैं, इनकम को क्रेडिट करते हैं, और जब बुक्स क्लोज होता है तो इनकम को रिवर्स कर देते हैं और लायबिलिटीज बुक कर लेते हैं, यानी अनअक्रूड इनकम बुक कर लेते हैं। इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअक्रूड इनकम अकाउंट। आगे हम लोग डिप्रिसिएशन पढ़े थे। डिप्रिसिएशन क्या होता है? हम फटाफट बोल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने मेरी लास्ट क्लास ऑलरेडी कर लिया। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन क्या होता है? डिप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज किया जाता है, अस्थायी संपत्ति पे चार्ज किया जाता है। ये एक नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है।
ये कौन सा एक्सपेंसेस होता है? नॉन कैश एक्सपेंसेस। इसको नॉन कैश एक्सपेंसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे फंड का फ्लो नहीं होता, फंड का आउटफ्लो नहीं होता है। क्योंकि जब आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो तो उस टाइम में पेमेंट करते हो एक मोटा रकम, और वो फिक्स्ड एसेट्स को मान के चलो उसका 10 साल लाइफ है तो 10 साल यूज करते हो, फिर दोबारा आपको संपत्ति खरीदना पड़ेगा। उतना पैसा आप कहाँ से लाओगे? तो वो 10 साल हम धीरे धीरे उस एसेट को डिप्रिसिएट करते हैं, कम करते हैं, और वो पैसा अलग से रखते हैं। और जैसे ही वो संपत्ति हमारा डिमोलिश होगा, यानी वो हमारा संपत्ति पुराना हो जाएगा, उसी पैसा का यूज करके, डिप्रिसिएशन से जो बचा के पैसा रखे थे उसी पैसा का यूज करके हम नया संपत्ति खरीद लेंगे। तो इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए कि डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाता है? फिक्स्ड एसेट्स पे। इससे एसेट घटता है, और एसेट घटता है तो फिक्स्ड एसेट्स को इसीलिए हम क्रेडिट करते हैं। डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है तो एक खर्चा ही, इसीलिए डिप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को क्रेडिट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या होता है? व्यापार का स्वामी जब व्यापार में पैसा लगाता है तो उसे हम पूंजी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पूंजी एंड कैपिटल। तो उस पर फर्म जो होता है उस पूंजी पर ब्याज चुकाती है। तो फर्म के लिए क्या है? व्यापार, फर्म के लिए यानी व्यापार के लिए क्या है? वो खर्चा है। पूंजी पर ब्याज व्यापार के लिए क्या है? खर्चा। और खर्चा और इनकम से संबंधित खाता को ही नॉमिनल अकाउंट, खर्चा और इनकम से संबंधित खाता को ही नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है इसका जर्नल एंट्री क्या करेंगे? खर्चा को डेबिट करेंगे या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे? ये हाथ में पैसा नहीं दिया जाता है ऑनर को, ये पूंजी में जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? पूंजी में जोड़ दिया जाता है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और मान के चलो तुम बोलोगे कि हम पूंजी पर ब्याज कैश नहीं दे रहे, तो फिर आखिर व्यापार का स्वामी पैसा कैसे निकालेगा? तो पैसा निकालता है वो ड्रॉविंग के थ्रू निकालता है। आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब व्यापार का स्वामी व्यापार में से पैसा निकालता है तो उसे हम ड्रॉविंग करते हैं और उससे पूंजी घटता है। तो जब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान के चलो फॉर्म व्यापार का देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्वामी को, तो वो पूंजी में जोड़ देगा, और जब भी पैसा निकालेगा तो पूंजी में से ड्रॉविंग के रूप में घट जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब मान के चलो आपने एक टीवी खरीदा 1 लाख रुपया में, ठीक है, आपने दरभंगा से टीवी खरीदा 1 लाख रुपया में, ठीक है। अब वो टीवी तो ऐसा नहीं कि आप अपने साथ लाओगे और इंस्टॉल कर दोगे, आप खुद तो मैकेनिक हो नहीं। तो उन्होंने खरीदा और बोला कि हाँ हम आपको एक मैकेनिक को भेज देंगे, वो आपको टीवी इंस्टॉल कर देगा, लेकिन हाँ आपको बदले में 2000 रुपया उस मैकेनिक को देना पड़ेगा। तो आप घर पे आए, ठीक है, आपको साथ में ही मैकेनिक आया, आपने टीवी इंस्टॉल कर दिया। अब आपसे कोई पूछेगा टीवी कितने में दिया, तो आप 1 लाख बोलोगे कि 1,02,000 बोलोगे, क्योंकि वो 2,02,000 जो इंस्टॉल करने का लगा वो भी तो आपके टीवी की वजह से ही लगा, तो आप वो 2,000 भी जोड़ दोगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स को इंस्टॉल करने में भी जो खर्चा होता है उससे आपका फिक्स्ड एसेट्स बढ़ता है, यानी फिक्स्ड एसेट्स को डेबिट करते हैं और कैश और बैंक क्रेडिट होता है। आगे बढ़ते हैं। गुड्स गिवन एज ए फ्री सैंपल या चैरिटी। आप जब व्यापार शुरू करते हो और आप कोई गुड्स बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है, तो अचानक से कस्टमर के पास सारा नहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि आपको जब तक लोग जानेगा नहीं, आपसे कोई खरीदेगा नहीं, कोई पैसा नहीं देगा। जो आपका पहले से वेल ब्रांड प्रोडक्ट है उसी पे वो लोग खर्चा करना चाहते हैं। आप अभी नया नया कंपनी शुरू किए हो, आप कोई गुड्स बनाया, आपसे कोई कैसे खरीद लेगा? आपको पहले फ्री में बांटना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ चैरिटी के रूप में, दान के रूप में लोगों को देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि देखो ये मेरा प्रोडक्ट है, आप इसे खरीद के देखो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो लोग शुरू में फ्री में लेंगे और आपका प्रोडक्ट आपको उसको पसंद आएगा, तब वो धीरे धीरे आपसे खरीदेंगे। ठीक है, ये बिजनेस का स्ट्रेटजी है। जैसे आपने जियो का भी देखा होगा कि जियो जब आया था मार्केट में तो 3 महीना बोला कि 3 से 4 महीना हम आपको फ्री में डेटा यूज़ करने के लिए देंगे, और जब वो 3 महीना में लोगों को अच्छा लगा, बोला यार ज़बरदस्त प्लान है यार, जितना मन चाहो इंटरनेट यूज़ करो, यूट्यूब देखो, बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और 3 महीना जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद धीरे धीरे वो चार्ज करना शुरू कर दिया। तो ये बिजनेस का स्ट्रेटजी है। तो जब तक फ्री में दे रहे हैं वो व्यापार के लिए नुकसान है, व्यापार के लिए क्या है? हानि है। जब तक फ्री में दे रहे हैं व्यापार के लिए हानि है। और अगर कोई नुकसान या हानि होता है तो आपको पता होगा नुकसान हानि को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, यानी फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट के रूप में बोलो, चैरिटी के रूप में बोलो, कुछ भी अगर हम फ्री में दे रहे हैं तो वो हमारे लिए नुकसान है, उससे हम डेबिट करेंगे। और क्या दे रहे हैं? आप अपना स्टॉक दे रहे हैं, और स्टॉक दे रहे हैं तो स्टॉक घटा तो उसके लिए हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देखो ये सब बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपको डे टू डे लाइफ में काम आएंगे, मैं गारंटी। आप अभी 11th के स्टूडेंट हो, आप जब नॉर्मल सीए बन के भी जाओगे ना, जब सीए कंप्लीट होगा तब भी आपको ये सब चीज़ आपको आने चाहिए, तभी आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम कर पाओगे, क्योंकि ये सब डे टू डे लाइफ में आप जब बिजनेस में करते हो तो इसको यूज़ करोगे।
आप अभी तक जो भी पढ़े होंगे 10वीं तक, साइन थीटा कॉट थीटा, मैथ, ये सब आपको लाइफ में काम नहीं आने वाले हैं क्योंकि आपने कॉमर्स ले लिया। लेकिन अब जो पढ़ रहे हो ना वो लाइफ में काम आएगा। इसीलिए मैं ये बोलना चाहूँगा, आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा अगर जो भी क्लास कर रहे हो पूरा अच्छे से शिद्दत से कीजिए, और मैं भी जिस तरह से शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ ना, आप मेरा क्लास भी एकदम शिद्दत से कीजिए, एकदम सब कुछ भूल जाइए और मेरे क्लास में आप मेरे क्लास पे फोकस कीजिए। चाहे आप मोबाइल से कर रहे हो, टीवी से कर रहे हो, चाहे लैपटॉप से कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, रेगुलर क्लास कीजिए, एक भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए। मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि चाहे मैं दुनिया की किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन पर, चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, लेकिन मैं आपका क्लास मिस नहीं होने दूंगा। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग को भी मेहनत करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, और आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर जहाँ तक हो सके आप लोगों से शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा चैनल के बारे में लोगों को पता चले और वो हमारे वीडियो को देख पाए। अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो वो मेहनत लोगों के पास पहुँचना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा जो वीडियोज़ है वो आप शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि सर कैसे पढ़ाते हैं। अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो ज़रूर मेरा वीडियोज़ देखेंगे। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में ये भी पढ़े थे कि आपका अगर कैश या गुड्स कभी कभी एम्प्लॉई या किसी के द्वारा चोरी कर लेता है, ठीक है, कभी कभी एम्प्लॉई या किसी के द्वारा चोरी कर लेता है, तो वो व्यापार के लिए नुकसान है। वो व्यापार के लिए क्या है? नुकसान है। तो जब चोरी कर लेता है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज। कैश चोरी करता है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, परचेज मतलब आपका स्टॉक चोरी कर लिया तो आप परचेज को क्रेडिट करेंगे और लॉस को डेबिट करेंगे। ठीक है, लॉस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और दूसरा जर्नल ये लगे हाथों ये भी समझ लीजिए कि जब ये लॉस हो गया तो इस लॉस को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस लॉस को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं पीएल अकाउंट में। पीएल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू लॉस बाय थेफ्ट, टू लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, ये चीज़ आगे पढ़ेंगे, अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं अभी इसको मिटा देता हूँ। आगे चीज़ देखिएगा। ठीक है, चलो अब लोग बात करते हैं, आगे देखते हैं। देखो, अगर चोरी किया हुआ माल, कभी कभी क्या होता है कि चोरी किया हुआ माल पकड़ा जाता है और बाद में पता चल जाता है, नगद मिल जाता है। उस केस में आप क्या करेंगे? चोरी किया हुआ माल अगर मिल जाता है तो जितना से मिला कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट किए। मान के चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, कि आपका चोरी हुआ था, 1 लाख का माल चोरी हुआ था। कितने का चोरी हुआ था? 1 लाख का माल चोरी हुआ। 1 लाख का चोरी हुआ था, जिसमें 40,000 का माल था, कैश था, और 60,000 का गुड्स था, स्टॉक था। तो आप 1 लाख में से 40,000, बाद में चोर पकड़ा गया और उसने बोला 10,000 तो हम खर्चा कर लिए, लेकिन 30,000 आप उससे रिकवर कर लिए। स्टॉक के रूप में भी आपने उससे 50,000 रिकवर किया। पूरा नहीं हुआ, 10,000 वो खा पी गया। ठीक है, अब पकड़ा गया तो उसने 80,000 दे दिया। कितना दे दिया? 80,000। तो 1 लाख से आप लॉस बुक किए थे, आप 80,000 से क्रेडिट कर देंगे, यानी रिवर्स कर देंगे। 80,000 से क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। अब एक्चुअल में आपका कितना नुकसान हुआ? 1 लाख में 40,000 का कैश, 60,000 का, 40,000 का कैश, 30,000 मिल ही गया, 60,000 में से 50,000 मिल गया, यानी टोटल 80,000। 1 लाख में से 80,000 मिल गया, यानी 20,000 एक्चुअल में नुकसान हुआ। आपका 20,000 एक्चुअल में नुकसान हुआ। तो जब ये दोनों जर्नल एंट्री हो जाएगा, उसके बाद एक जर्नल एंट्री और होगा जो आप यहाँ पे नोट करना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, एक जर्नल और क्या होगा आप देख लो। जब आपका पता चल जाएगा कि एक्चुअल लॉस हमारा 20,000 है, यानी 1 लाख का माल था, 80,000 मिल गया, अब एक्चुअल लॉस 20,000 है, उस एक्चुअल लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे 20,000 से, और टू लॉस बाय थेफ्ट क्रेडिट करेंगे। लॉस बाय थेफ्ट, ये नोट कर लो, उसी साइड में कहीं पे कोना में नोट कर लो कि आपका 1 लाख का माल था, 80,000 मिल गया, तो आपका 20,000 का जो लॉस हुआ वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, डेबिट कर दिया। नरेशन वही होगा, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। चलो समझ में आ गया कि 1 लाख का माल था, 80,000 चोरी मिल गया वापस, तो 20,000 का एक्चुअल में नुकसान हुआ, उसको हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। चलो आई होप आप लोग नोट कर रहे होंगे, नोट कर लो ये 2 लाइन, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहीं तक पढ़ाए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो,
चलो ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, 182 पेज तक पढ़े थे शायद, देख लेते हैं। तो देखो यहाँ तक आपने आग से यहाँ तक पढ़े थे कि आपका चोरी किया हुआ माल पकड़ा जाता है। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते, देखो अब हम ना हर चीज़ को नोट नहीं कराएंगे क्योंकि आपके बुक में है, ठीक है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपने बुक खरीद लिए होंगे, और अगर हमारे स्टूडेंट के पास नया बुक होगा तो उसका पेज नंबर 168 में देखेंगे, आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। मैं SK सिंह के बुक से पढ़ाता हूँ, नया बुक हिंदी मीडियम। मैं हिंदी मीडियम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम का बुक लेने से आपको 2 फायदे होंगे, क्योंकि आपको हिंदी का जो कोई कॉन्सेप्ट है जो हिंदी इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, आपको हिंदी समझ में आ जाएगा, और हर चीज़ का इंग्लिश भी दिया हुआ है। तो ये सबसे बेस्ट बुक होता है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, क्योंकि नॉर्मल स्टूडेंट को इंग्लिश अगर कोर इंग्लिश रहेगा तो वो भी उसको समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप हिंदी मीडियम का बुक लो जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों हो, बाईलैंग्वेज लैंग्वेज से बोला जाता है इसको, ठीक है। चलो तो 1 से अब आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बुक में होगा, मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि नोट करेंगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा लगेगा और आपका समझने पे फोकस कम रहेगा। तो मेरा यहाँ पे आपको समझाने का फोकस ज़्यादा है, आप समझो, ठीक है। चलो बात करते हैं। देखो अब मैंने बताया, अभी तक बताया था क्या कि चोरी हो गया व्यापार में। अब मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि व्यापार में किसी एक्सीडेंट की वजह से, मान के चलो शॉर्ट सर्किट की वजह से, या किसी कर्मचारी की लापरवाही से कभी कभी क्या होता है व्यापार में आग लग जाती है। क्या हो जाता है, व्यापार में आग लग जाती है, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आग लग जाती है, उससे बहुत सारा माल यानी स्टॉक या एसेट्स का नुकसान हो जाता है, स्टॉक का नुकसान हो जाता है। तो जैसे ही आपका आग लगने से स्टॉक का नुकसान हुआ तो उस लॉस को क्या करते हो, लॉस का बैलेंस डेबिट होता है, तो उस लॉस को आप डेबिट करोगे। क्या करोगे, लॉस को डेबिट करोगे। जर्नल क्या होगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। जैसे चोरी के लिए क्या था, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, उसी तरह से यहाँ पे किए लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और इससे परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्योंकि आपका स्टॉक जब घटता है तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। नरेशन क्या लिखे, बिंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बिंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो आग से की वजह से जो नुकसान हुआ उसके लिए क्या जर्नल हुआ, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। मान के चलो यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका 1 लाख का नुकसान हुआ। कितना का नुकसान हुआ, 1 लाख का नुकसान हुआ। तो 1 लाख से डेबिट करेंगे, 1 लाख से क्रेडिट करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चलो अब हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा ये 1 लाख ऊपर में याद रखना, ये नीचे आ जाता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो अब जब व्यापार में क्या होता है कि आजकल क्या होता है, इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट चला है, मतलब आपका हर चीज़ में इंश्योरेंस कराया हुआ रहता है। तो आपका अगर स्टॉक का नुकसान भी हो गया और अगर आपने उस स्टॉक का इंश्योरेंस करा के रखे थे तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम पास हो जाएगा। तो जैसे ही आपका स्टॉक का नुकसान हुआ, मान 1 लाख का स्टॉक का नुकसान हुआ, आपने इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और बोले कि मैंने तो इंश्योरेंस कराया है और मैंने टाइम पे प्रीमियम किया है। तो उन्होंने बुक्स चेक किया, डॉक्यूमेंट्स चेक किया और आपका क्लेम पास हो गया, यानी आपने माल का पूर्ण बीमा कराया है और बीमा कंपनी आपके दावों को स्वीकार कर लेती है। यानी कि 1 लाख का जो आपका लॉस हुआ उसने स्वीकार कर लिया, तो आपका बल्ले बल्ले। अब आपका जो लॉस था वो ऑलरेडी बुक कर दिए, उस लॉस को आप रिवर्स करेंगे। मैंने आपको बता दिया था कि अगर कोई चीज़ बुक कर देते हो तो ऐसा नहीं कि जर्नल एंट्री को काट के मिटा देंगे। अब उसको कैसे ख़त्म करना है, तो लॉस को हमने डेबिट बुक किया था। आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट को फायर को क्या किया, डेबिट बुक किया था। अब उसको ख़त्म करना है तो लॉस बाय फायर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लॉस बाय थेफ्ट या फायर को क्या करेंगे, क्रेडिट कर लिए। लॉस बाय थेफ्ट और फायर को क्या किया, क्रेडिट कर लिए, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम को डेबिट करेंगे, ये तुम इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करना, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किए, क्यों डेबिट किए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने स्वीकार कर लिया कि वो आपको पैसा चुका देगा, यानी आपका नुकसान जो है वो आपका भरपाई कर देगा। तो अब उससे पैसा मिलना है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलना है, और जब भी कभी किसी से पैसा मिलना होता है वो हमारी संपत्ति बन जाता है, इसीलिए हम उसको डेबिट करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी को हम इसीलिए डेबिट कर रहे हैं और लॉस बाय थेफ्ट जितना नुकसान हुआ उसको क्रेडिट किए। अब इंश्योरेंस कंपनी स्वीकार किया, तब इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया। जब पैसा मिल जाएगा, यदि बीमा कंपनी पूर्ण रूप से राशि प्राप्त हो जाए, आपका पैसा मिल गया,
आपका पैसा मिल गया, तो जैसे ही बैंक का बैलेंस बढ़ा, बैंक या कैश को आप डेबिट किए। और इंश्योरेंस कंपनी जो एसेट के रूप में बुक किए थे, अब उसको हम क्रेडिट कर दें, क्योंकि उससे पैसा मिल गया तो अब वो हमारा एसेट नहीं रहा, पैसा मिलना बाकी था तो डेबिट किए, अब मिल गया तो उसको हम इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर दिए, यानी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। तो अभी तक हम लोग 3 चीज़ सीखे कि 1 लाख रुपया का लॉस हुआ तो लॉस बाय फायर टू परचेज कर दिए। अब इंश्योरेंस कंपनी ने जब स्वीकार किया तो वही 1 लाख से हम क्या किए, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिए। और लॉस बाय थेफ्ट या फायर, चोरी का भी हो सकता है, आपने जो चोरी हो गया उसका इंश्योरेंस करा के रखे थे, या आग लग गया उसका इंश्योरेंस करा के रखे थे, और जब पैसा आता है तो कैश और बैंक को डेबिट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट करते हैं 1 लाख से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका पूरा बीमा आपका स्वीकार नहीं होता है। इंश्योरेंस कंपनी ने आप 1 लाख का मान के चलो आपका नुकसान हुआ, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बोला हम आपका 40,000 ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं? 40,000 ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर वो 40,000 इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर रही है तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे 40 से, और लॉस बाय फायर जो 1 लाख का था 1 लाख से क्रेडिट करेंगे। अब बाकी मैंने आपको सिखाया था कि जो एक्चुअल में नुकसान हो गया आपका, अब 40,000 ही वापस इंश्योरेंस कंपनी स्वीकार किया, बाकी एक्चुअल जो नुकसान हुआ 60,000 का, उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। उसके लिए आप क्या डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 60,000, टू लॉस बाय फायर 1 लाख। यानी इंश्योरेंस कंपनी ने आपका दावा 40,000 ही स्वीकार किया, 60,000 का एक्चुअल नुकसान हुआ, उससे प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किए, और जो आपका लॉस बाय इनिशियली जो लॉस हुआ था 1 लाख का, वो लॉस जो डेबिट किए थे उसको क्रेडिट करके खत्म कर दिए। अब जब वो इंश्योरेंस कंपनी 40,000 का स्वीकार किया तो उससे 40,000 ही पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 40,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 40,000। आई होप आपको क्लियर हो गया। वैसे 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। इतना समझ लो कि जब आपका आग लगने से या चोरी होने से या कोई नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान को हम डेबिट करते हैं, और परचेज, अगर स्टॉक का नुकसान हुआ तो परचेज को क्रेडिट किए, कैश का नुकसान हुआ तो कैश को क्रेडिट किए। अब इंश्योरेंस कंपनी ने आपका बीमा स्वीकार कर लिया, मान के चलो 1 लाख का 1 लाख स्वीकार कर लिया, तो आपने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया और लॉस को क्रेडिट कर दिया। लेकिन अगर पूरा नहीं स्वीकार, पैसा जितना मिलना था उतना से कैश और बैंक डेबिट किया और इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट किया। लेकिन मान के चलो 1 लाख का पूरा स्वीकार नहीं की, 40,000 ही स्वीकार की, तो इंश्योरेंस कंपनी को आप 40,000 से डेबिट करोगे। लॉस बाय फायर जो आपने डेबिट किया था 1 लाख, पूरा का पूरा 1 लाख क्रेडिट करोगे, और जो एक्चुअल में लॉस हुआ 60,000, उतना से आप प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करोगे? उतना से डेबिट करोगे। आई होप आपको क्लैरिटी अच्छे से मिल रही है। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपका, अभी मैंने आपको बताया कि आपका कंपनी से चोरी हो गया, अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपका कंपनी से चोरी हो गया। लेकिन कभी कभी ये होता है कि व्यापार, मान के चलो आपने मेरा दुकान देखे होंगे कि मेरा गांव में जूता चप्पल का दुकान है, हम लोग व्यापार ये जो गुड्स खरीदते हैं वो दरभंगा से मान के चलो स्टॉक लाते हैं जूता चप्पल का। तो मैंने गया चप्पल खरीदा, जूता खरीदा, वो साथ में तो नहीं ला सकते हैं, वो बड़ा बड़ा बैग होता है, तो मैंने ट्रांसपोर्ट कंपनी की थ्रू उस जूता चप्पल को मंगाया। अब रास्ते में ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो ड्राइवर था उसके लापरवाही के वजह से हमारा जो है वो स्टॉक, मान के चलो मैंने 1 लाख का स्टॉक मंगाया, वो 1 लाख का कोई चोरी कर लिया, 1 लाख का क्या कर लिया? चोरी कर लिया। अब वो मेरे पास स्टॉक आया नहीं। जैसे ही हमको पता चला कि वो ड्राइवर बोला कि आपका माल तो चोरी हो गया, तो मैंने लॉस बाय लॉस, उसको बोला जाता है, रास्ते में अगर चोरी हो जाता है तो इसको नोट कर लो, अगर माल रास्ते में चोरी हो जाता है तो उसको लॉस इन ट्रांजिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉस इन ट्रांजिट बोला जाता है। अगर माल आपका रास्ते में चोरी हो जाता है, नोट कर लो, अगर रास्ते में गुड्स की चोरी हो जाती है, कि चोरी हो जाती है, जो बोर्ड पे लिखा है उसको नोट कर लो, जो किताब में है किताब में रहने दो, घर पे उसको पढ़ लेना, नोट कर लेना। अगर रास्ते में गुड्स की चोरी हो जाती है तो जर्नल एंट्री क्या होगा? तो जर्नल एंट्री होगा लॉस इन ट्रांजिट। जैसे लॉस बाय थेफ्ट बोले ना, ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, रास्ते में चोरी हो जाती है। ठीक है,
अब क्वेश्चन उठता है कि मेरा नुकसान 1 लाख रुपए, हम ऐसे ही चुप होकर बैठ जाएंगे कि हाँ चलो ड्राइवर के लापरवाही की वजह से चोरी हो गया तो अब क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने तो जिस कंपनी को बोला था कि आप मेरा सामान लाओगे बदले में आपको पैसा दूंगी, यानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, मान के चलो उस कंपनी का नाम है वैष्णवी ट्रांसपोर्ट, हम लोग वैष्णवी ट्रांसपोर्ट से माल मंगाते हैं, तो वैष्णवी ट्रांसपोर्ट ने बोला कि हाँ, मैंने उस कंपनी पे कंप्लेन किया कि आपके एम्प्लॉय की वजह से यानी आपके स्टाफ की वजह से मेरा नुकसान हुआ, मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा। तो उसने मेरा लॉस को स्वीकार किया, मेरा लॉस को स्वीकार किया कि हम आपको पैसा दे देंगे, हमारी वजह से आपका नुकसान हुआ है। तो अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट कंपनी, अब ट्रांसपोर्ट अगर रेलवे से कराते हैं तो रेलवे हो गया ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी लॉस इन ट्रांजिट को एक्सेप्ट करती है, यानी बोलती है कि हम आपको पैसा वापस कर देंगे, आपका जो नुकसान है भरपाई कर देंगे, उस केस में क्या होगा कि आपका वो ट्रांसपोर्ट कंपनी को आप डेबिट करोगे। आप क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट कंपनी को डेबिट करोगे, और लॉस इन ट्रांजिट जो आपका नुकसान हुआ, यानी कि जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है ना भाई, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कंपनी का लगा दिया है और कुछ नहीं है। लॉस इन ट्रांजिट को आप क्रेडिट करोगे, लॉस इन ट्रांजिट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक है। अब लेकिन हाँ, यहाँ पे कभी कभी ये हो जाता है कि मान के चलो 1 लाख का नुकसान हुआ, अब कंपनी बोल रही है कि हम तो उतना नहीं दे सकते, हम आपको 80,000 रुपया ही देंगे। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी 80,000 रुपया दे रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को 80,000 से डेबिट करेंगे, और 20,000 का जो एक्चुअल नुकसान हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे, लॉस इन ट्रांजिट 1 लाख का। अब जब कैश पैसा आएगा ट्रांसपोर्ट कंपनी से, तो कैश या बैंक डेबिट करेंगे, और टू ट्रांसपोर्ट कंपनी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रांसपोर्ट कंपनी। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि आपके ये बुक में नहीं था ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों चीज़ कर दिया, लॉस बाय फायर भी कवर कर दिया, अगर एम्प्लॉई या कर्मचारी अगर नुकसान करा लेता है तो वो कवर कर दिया, ठीक है, और अगर ट्रांसपोर्ट में नुकसान हो जाता है तो वो भी कवर कर दिया, मैंने तीनों कवर कर दिया, ठीक है। चलो, इसको मैं 2 मिनट समय देता हूँ, 2 मिनट में नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो बुक में एज इट इज़ है उसको मैं नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि उससे समय का भी वेस्टेज होता है और आपको भी लिखने में समय बर्बाद होता है। तो जब आपको बुक में वो क्लियरली मेंशन है तो आप बुक से में से नोट कर लेना, ठीक है। और नहीं, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसका भी स्क्रीनशॉट फोटो खींच के भेज दिया करूँगा कि हाँ मैंने यहाँ से पढ़ा है, लेकिन आई होप अगर नया बुक होगा तो वो भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो, नोट कर लो। चलो, तो यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी कवर करा दिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक है डिस्क्विस्ट एंट्री। ये देखो, डिस्क्विस्ट एंट्री कुछ नहीं होता, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको बोला जाएगा कि राम को 5,000 का माल बेचे, और उसके 2-4 लाइन के बाद हम नीचे में ये लिखा रहेगा कि राम से 5,000 रुपया निकलता था, उसने 4950 रुपया चुकाए, यानी 50 रुपया कम चुकाया और बोला कि अब नहीं देंगे, यानी पूर्ण भुगतान स्वरूप, ये वर्ड होगा, फुल सेटलमेंट के रूप में 4950 रुपया चुकाया, यानी 50 रुपया कम चुका है। अब डिस्काउंट इसमें कहीं पे नहीं लिखा हुआ है आप में, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा, उसे 5,000 रुपया मिलना था लेकिन 4950 ही रुपया दिया, इसका मतलब 50 रुपया डिस्काउंट है। तो कैश को डेबिट करेंगे 4950 से, और डिस्काउंट अलाउड जो कि आपके लिए नुकसान है उसको डेबिट करेंगे 50 रुपया से, और उस राम को क्रेडिट करेंगे 5,000 से, ठीक है। आई होप क्लियर है। चलो, तो आपका स्पेशल एंट्री का एक पार्ट खत्म हुआ। अब स्पेशल एंट्री का आज मैं थोड़ा कम पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे कोई काम है, ठीक है। तो कल से आपको मैं फुल क्लास दूंगा, पूरे 1 आवर की। आज जो है, आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं, और कल हम लोग
जीएसटी से संबंधित पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बैंक से रिलेटेड अगर कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसा है मैं उसको रिवाइज करा दूंगा, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं इसको रिवाइज करा दूंगा। तो इससे आपका ऑलमोस्ट जर्नल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखो हाँ, जर्नल में मुझे टाइम लगेगा, मैं समय लूँगा, उसके बाद हम लोग फटाफट आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।